कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शुभम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हर एक वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी सारी एक्सरसाइज को एक एक वीडियो में कंप्लीट करते जाते हैं। इसी क्रम में आज आपके सामने क्लास 9 का चैप्टर 5 जो कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री है। बहुत सारी, देखिए इसमें केवल आपको सुनते जाना है और बहुत कम चैप्टर होते हैं जिसमें मुझे ऐसा कहना होता है कि आपको केवल सुनना है। अक्सर मैं बोलता हूँ कि पेन पेपर साथ में लेना है। इसमें भी पेन पेपर की जब नीड होगी, जब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल में केवल आप सुनते जाइएगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी तो आपको सुनकर लगेगा कि सर ये भी सीखना होता है क्या, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें होती हैं कुछ। खैर जो भी है कुछ कुछ बातों को देखते जाइए क्या है। और बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ बातें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें सुनकर जानने के बाद आपको हंसी आने वाली है। भाई सुनिए, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का मतलब समझते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। भाई जो हमारा ज्योमेट्री वर्ड है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो जियो होता है और एक होता है मेरे भाई मेट्रिन। क्या वर्ड, जो ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ ना मेरे भाई, ये एक तो होता है जियो और एक क्या होता है मेरे भाई मेट्रिन। ज्योमेट्रिन जियो और मेट्रिन से मिलकर बना होता है। जियो का मतलब भाई क्या होता है, अर्थ। क्या होता है, अर्थ, मतलब कि हमारी भूमि, हमारी अर्थ का मतलब तो समझते हो ना भाई, पृथ्वी। क्या होता है भाई, पृथ्वी। इधर मेट्रिन का मतलब भाई क्या होता है, टू मेजर, मतलब किसी भी चीज को मापना, किसी भी चीज को मापना। सर इसका मतलब क्या हुआ भाई, सुनिए, मतलब अर्थ को मापना, इसका मतलब तो यही निकल रहा है। तो आप कुछ यूँ समझिए कि पुराने टाइम पर जब हमारे लिए ज्योमेट्री की, अच्छा ज्योमेट्री में हम पढ़ते क्या है, तो आप बोलेंगे सर हम रेक्टेंगल का ना सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ये एरिया फाइंड करते हैं। अगर हमारे सामने कोई 3D इमेज होती है तो सर हम उसका वॉल्यूम वगैरह, ये सभी चीज़ें जो देखते हैं, ये सभी चीज़ें जो हम देखते हैं वो हम ज्योमेट्री के अंतर्गत देखते हैं। सर किसके अंतर्गत देखते हैं, ज्योमेट्री के अंतर्गत देखते हैं। एक बार सोच कर देखिए, जिस समय पर मैथ्स था ही नहीं, फॉर्मूले थे ही नहीं, उस टाइम पर जब ज्योमेट्री की शुरुआत हुई होगी तो कैसे हुई होगी। तो ऐसा हम मानते हैं कि इसे जो नाम दिया गया है ना, वो इसी वजह से दिया गया है कि जियो का मतलब था पृथ्वी और मेट्रिन का मतलब होता है मापना, मेजर करना। ये पा है भाई, मापना। सुनिए, तो पृथ्वी को मेजर करना मतलब हो सकता है पृथ्वी पर हमारे खेत रहे हों, घर रहे हों, उन्हें हम जब मेजर करते थे, मतलब पृथ्वी के ही किसी कई सारे हिस्सों को मापने के लिए हमने जिस ज्ञान को डेवलप किया, जिस नॉलेज को हमने डेवलप किया मेज़र करने के लिए, उसी हमने क्या नाम दे दिया भाई, ज्योमेट्री नाम दे दिया। हमने उसी को क्या नाम दे दिया मेरे भाई, ज्योमेट्री नाम दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। मतलब कि जब ज्योमेट्री की शुरुआत हुई होगी तो उस समय हमारे लिए नीड हुई होगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी कि हमारे लिए सरफेस एरिया देखना है, हमारे लिए वॉल्यूम वगैरह फाइंड करना है, इन सभी की ज़रूरत हमें पड़ी होगी। इसी वजह से इसका नाम भाई क्या है, इसका नाम हमने क्या दिया है, ज्योमेट्री नाम दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड है। ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो, जिसका मीनिंग भाई क्या होता है, अर्थ। और मैंने आपको बताया मेट्रिन, मेट्रिन का मतलब क्या होता है भाई, टू मेजर, मतलब किसी चीज़ को मेजर करना या मापना। आगे लिखा हुआ है कि इसमें सभी सिविलाइजेशंस ने वर्क किया। सिविलाइजेशन मतलब चाहे भले वो कोई भी कंट्री रही हो, चाहे इजिप्ट रहा हो, इनकास रहा हो, हमारा इंडिया रहा हो, इन सभी ने, बेबीलोनिया रहा हो, चाइना रहा हो, इन सभी ने इसके बारे में जिस मतलब उनके लिए जिस तरह से उसके लिए ज़रूरत पड़ती गई, उस हिसाब से वो उनके लिए फॉर्मूले भी उन्होंने डेवलप किए, कई सारी चीज़ें उन्होंने फाइंड की। आपको इसके बारे में लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन उसका बताने का कोई औचित्य है नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, बस मैं बहुत कम समय देकर आपको ये खत्म करना चाह रहा हूँ कि इसमें सभी कंट्री ने वर्क कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या समझा कि ज्योमेट्री वर्ड कहाँ से आया, जिसका मतलब क्या था कि पृथ्वी को मापना। अब पृथ्वी को मापना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसे मुझे इस बोर्ड का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो ज्योमेट्री के फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अरे लगेंगे तो सही, लेकिन सबसे पहले जो ज्योमेट्री वर्ड हमारे सामने आया वो इस वजह से आया कि सबसे पहले हमें पृथ्वी के किसी हिस्से को मापने की ज़रूरत महसूस हुई होगी, तो हमने इसी वजह से उसे शुरुआत में नाम ज्योमेट्री दे दिया। फिलहाल में तो हम बोर्ड का भी सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया या जहाँ पर भी ज्योमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई होंगे हम करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सर हम तो केवल पृथ्वी को ही मेजर करने में इसका यूज़ करेंगे क्योंकि उसका नाम ज्योमेट्री है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आगे बढ़ जाएं क्या।
आप कहें तो आगे बढ़ जाएं। मतलब इस समय तक सभी देश अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इस पर रिसर्च कर रहे थे। आगे देखिए भाई, आगे क्या लिखा है। आगे भाई लिखा हुआ है इसमें थेल्स के बारे में। थेल्स कौन थे? तो आप थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आगे पढ़ेंगे आप। थेल्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि जैसे ये सर्कल है, सर्कल का ये डायामीटर होता है, आपको पता होगा कि ये डायामीटर ने इसे दो इक्वल पार्ट में क्या कर दिया भाई, बाइसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? बाइसेक्ट कर दिया। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमारे इस पार्ट के बराबर है, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो किस पार्ट के बराबर है? इस पार्ट के बराबर है। ऐसा इन्होंने कहा था। सबसे पहले जो नॉन प्रूफ दिया था वो थेल्स ने दिया था। इतना ही याद रखना है कि थेल्स ने सबसे पहले एक हमें प्रूफ दिया। क्या दिया मेरे भाई? प्रूफ दिया। और उन्होंने कहा कि जो डायामीटर होता है, क्या कहा उन्होंने? कि सर्कल इज बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब दो बराबर हिस्सों में टूटना, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बाय इट्स डायामीटर, मतलब इसके डायामीटर के द्वारा ये दो इक्वल पार्ट में बंटता है। इतना इन्होंने बताया। आगे की बात और समझिए भाई। ये जो थेल्स है ना भाई, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, आपने पढ़ा होगा। फिर आपने राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है। सर इसके लिए एक पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दी थी जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम आपने लिखी होगी और आपने इस थ्योरम का यूज़ करते वक्त लिखा होगा बाय पीजीटी, और वहाँ पर पीजीटी का मतलब था पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थे ना मेरे भाई, ये जो पाइथागोरस थे वो ये थेल्स महाशय के, जो थेल्स थे ना, इनके स्टूडेंट थे, इनके शिष्य थे। कौन थे मेरे भाई? शिष्य थे। सॉरी, थेल्स के शिष्य कौन थे मेरे भाई? पाइथागोरस जी थे। पाइथागोरस जी और उनके साथियों ने भी कई सारी ज्योमेट्री में अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, कई सारी उन्होंने डिस्कवरी की हैं। इस चैप्टर में ये हमें बताया गया है। वो जानना जरूरी नहीं है, अभी केवल सुनते जाइए कि अभी तक हमने ये देखा है कि प्राचीन टाइम पर, एंशिएंट टाइम पर जितनी भी ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्कवरी थी सभी देशों में हो रही थी। कोई भी देश रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, इनकास रहा हो, हमारा इंडिया रहा हो, बेबीलोनिया रहा हो, सभी में अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज्योमेट्री पर कुछ ना कुछ रिसर्च हो रही थी। इसी क्रम में हमारे सामने थेल्स जी आए जिन्होंने सबसे पहला प्रूफ दिया और कहा कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। इनके ही शिष्य थे जिनका नाम था पाइथागोरस, जिनका नाम काफ़ी फेमस है, हम सुनते हैं। उन्होंने थ्योरम वगैरह भी दी थी। इनके साथियों ने भी कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे। इसी बीच में ये बात भाई कब की चल रही है? 572 बिफोर क्रिश्चियन एरा, जो BCE लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? BCE, 572 BCE। इसे आपने SS में पढ़ा होगा कि ये जो BCE लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, या CE लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। भाई इसका मतलब केवल ये यूँ समझिए, अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है सर इससे पहले 2023 रहा होगा, 2022 रहा होगा, इस तरीके से 1900 रहा होगा, 1700 रहा होगा। सर कभी ना कभी एक भी रहा होगा, कभी ना कभी एक भी तो रहा होगा। 2, 3 फिर हजारों में आया है। सर इस एक से पहले जीरो रहा होगा। तो भाई जीरो जब रहा तो एक से पहले भी जो हमारे थे ना, जो बिफोर क्रिश्चियन एरा है ना, इसका मतलब होता है कि पहले ये जो 2024 चल रहा है इसमें हमें एक पर पहुंचना है, जीरो पर पहुंचना है। इससे भी 572 वर्ष पहले, मतलब जीरो पर पहुंचे इससे भी 572 वर्ष पहले, उस समय की बात है ये। मतलब अगर अभी 2024 चल रहा है तो 572 ये ऐड करेंगे तो मतलब आप कुछ यूँ समझिए कि 2500-2600 के आसपास होगा, 2600 के आसपास होगा, थोड़ा बहुत कुछ कम होगा। 4 वर्ष ही तो कम रहेगा भाई। 2096 मतलब 2596 वर्ष, 2596 वर्ष पहले की बात चल रही है, कुछ ऐसा है। तो सर ये जो 2596 वर्ष पहले की जो बातें चल रही हैं उस टाइम की बातें हैं ये, जो मैंने आपको बताया कि जो थेल्स के शिष्य थे वो किस समय के थे भाई? वो कुछ इस समय के थे। इसी टाइम पर जब सारे देश उस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, थेल्स जी ने अपना प्रूफ दे दिया है, उनके शिष्य भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसी टाइम पर इजिप्ट एक कंट्री का नाम है जिसे हम मिस्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मिस्र भी कहते हैं।
वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम है मेरे भाई? अलेक्जेंड्रिया। वहाँ पर एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, वहाँ पर एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जिनका नाम था यूक्लिड। जिनका नाम क्या था मेरे भाई? यूक्लिड। यूक्लिड नाम किसका था? मैथमेटिक्स के टीचर थे। यूक्लिड नाम किसका था जो मैथमेटिक्स के टीचर थे? और कहाँ के थे ये? अलेक्जेंड्रिया के थे। अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? इजिप्ट कंट्री में है। किस देश में है मेरे भाई? इजिप्ट में है। इन्होंने क्या किया मेरे भाई कि जितनी भी उस टाइम तक ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्कवरी हो गई थी, जितनी भी डिस्कवरी हो गई थी ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिसने भी, बेबीलोनिया ने कुछ डिस्कवरी की हो, इंडिया ने कुछ की हैं, चाइना ने कुछ की हैं, इनकास ने कुछ की हैं, इन सभी देशों ने जो भी कुछ रिसर्च की थी किससे रिलेटेड? ज्योमेट्री से रिलेटेड, उन सभी नॉलेज को उन्होंने इकट्ठा करके अरेंज किया एक बुक में। यूक्लिड जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, इन्होंने क्या काम किया कि उस समय तक जितनी भी डिस्कवरी हो गई थी ज्योमेट्री से रिलेटेड, उन्हें एक साथ इकट्ठा किया, अरेंज किया अपनी एक बुक में, जिस बुक का नाम था भाई एलिमेंट्स। उस बुक का नाम मेरे भाई क्या था? एलिमेंट्स। जिस बुक का नाम क्या था जिसमें उन्होंने की थी, उसका नाम था एलिमेंट्स। बात समझ में आई क्या? उस समय तक जितनी भी कुछ ज्ञान था उसे एलिमेंट्स बुक में उन्होंने क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। इस बुक को उन्होंने 13 चैप्टर में, 13 चैप्टर में भाई क्या किया था? 13 चैप्टर में इन्होंने डिवाइड कर रखा था। इसी एलिमेंट बुक को 13 चैप्टर में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। और जो हर एक चैप्टर को बुक कहा, हर एक चैप्टर को मेरे भाई क्या कहा? बुक कहा। मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है यूक्लिड अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। मतलब इजिप्ट कंट्री में अलेक्जेंड्रिया जगह के कौन थे? एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। कलेक्टेड ऑल द नॉन वर्क, मतलब जितना भी वर्क हो गया था भाई मेरे किस पर हो गया था? ज्योमेट्री पर। उस सभी को इन्होंने अरेंज किया, ट्रीटिसाइज कॉल्ड एलिमेंट्स। किस में किया इन्होंने? एलिमेंट्स में किया। एलिमेंट्स उनकी बुक का नाम है। ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इंटू 13 चैप्टर। इन्होंने अपनी बुक को 13 चैप्टर में बांटा और हर एक को ईच कॉल्ड अ बुक, हर एक को बुक कहा। मतलब जो 13 चैप्टर में इन्होंने डिवाइड किया है ना, तो हर एक चैप्टर को एक बुक नाम दिया। हिंदी में पुस्तिका कहेंगे हम उसे, हिंदी में क्या कहेंगे? पुस्तिका कहेंगे। दीज बुक्स इन्फ्लुएंस्ड द होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री। कुछ मतलब नहीं है इसका फिलहाल में, आप मेरी केवल इतनी बात समझो, जो मैंने आपको बताया वही है। और अगर इसके बारे में आप समझना भी चाहते हैं क्या है, तो आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। बुक में सारी जानकारी इन डिटेल दे रखी है। ये फोटो वगैरह बुक से ही तो लाए हैं भाई हम। अब आगे की बात सुनिए, आगे क्या है। ऐसे होने को तो कई सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से मुझे लगता है कि ये आपको बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए भाई, ये कहाँ आ गए भाई? ठीक है, यहाँ समझ लीजिए। देखिए सुनिए, उस टाइम पर यूक्लिड जी की जो अप्रोच थी, जो मैथमेटिक्स के टीचर ने जो अपनी बुक को किया है, उसमें भाई सुनिए उन्होंने कई सारी चीज़ों को डिफाइन किया है और कई सारी चीज़ों को डिफाइन किया भी नहीं है, कई सारी चीज़ों को डिफाइन किया भी नहीं है। फिलहाल में आप तो केवल इतनी सुनते जाओ कि इन्होंने कई सारी चीज़ों की ना डेफिनेशंस देने की कोशिश की है कि क्या है, और समझ ही लेते हैं, देख ही लेते हैं। इसमें हमने सबको लिख रखा है कि पॉइंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, सबके बारे में हमें यहाँ दे रखा है। बाद में समझाऊंगा मैं आपको क्या बताने वाला था। देखिए क्या लिखा हुआ, ही बिगैन हिज एक्सपोजिशन बाय लिस्टिंग 23 डेफिनेशंस। कि उन्होंने अपनी जो बुक है ना भाई, जो 13 चैप्टर में उन्होंने बांटा है, 13 चैप्टर में बांटा है, हर एक चैप्टर को बुक कहा है। जो उसमें एक बुक है ना भाई, एक बुक है जिसमें उन्होंने कितनी डेफिनेशन दे रखी है? 23 डेफिनेशन दे रखी है। उनमें से कुछ डेफिनेशन आपके सामने उन्होंने इस क्लास 9th के इस चैप्टर में उन्होंने दिखा रखी है। 23 उन्होंने जो परिभाषाएं डेफिनेशन दे रखी हैं, उनमें से आपके सामने कुछ 7 उन्होंने आपको दिखा रखी है। इनमें सभी का मतलब क्या होता है वो सुनते जाइए आप। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लिखा हुआ है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कि ये जो पॉइंट लिखा होता है ना भाई, ये जो पॉइंट लिखा है इसका कोई पार्ट नहीं होता। मतलब उन्होंने कहा है कि ना तो इसकी लेंथ होती, ना इसकी ब्रीथ होती, इसका कुछ नहीं होता, इसके पास कोई पार्ट नहीं है। आप बोलेंगे कि सर ये कैसी बात हुई, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसके लिए भाई, वैसे आप मीटर सेंटीमीटर में ये बहुत छोटी बात होगी कि एक पॉइंट है, लेकिन जब आप इसके लिए नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसकी आएगी, कुछ ना कुछ मेजरमेंट तो आएगी ना। जैसा सेल होती है हमारे शरीर की, कितनी छोटी होती है, नेक डाई से दिखाई भी नहीं देती। बैक्टीरिया वायरस होते हैं, कितने छोटे छोटे होते हैं, तो मेज़र तो हम उन्हें भी कर लेते हैं। तो क्या ये पॉइंट नहीं हो पाएगा जो कि हमें दिखाई भी दे रहा है? सर हो तो जाएगा, लेकिन हम इसे ज्योमेट्री में जब मानकर चलेंगे तो ज्योमेट्री में हम इसे बिल्कुल कुछ नहीं मानेंगे।
ज्योमेट्री में हम इसको कुछ भी नहीं मानेंगे, मतलब कि हम इसको ना तो लेंथ मान सकते ना ब्रीथ मान सकते, इसके पास कोई पार्ट नहीं होता, ऐसा हमें मानना है। मापने को माप सकते हैं, बहुत छोटी छोटी यूनिट होती हैं, उनमें हम इसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसे करेंगे नहीं। ठीक है भाई, पहले क्या बताया कि जो पॉइंट होता है उसका कोई पार्ट नहीं होता। अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। देखिए भाई, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की है ये क्या है? लाइन है। क्या है? लाइन है। लाइन की लेंथ तो होगी, लाइन की लेंथ तो होगी, लेकिन इसकी ब्रीथ नहीं है। फिर वही बात बोलूंगा कि आप जब बैक्टीरिया वायरस को ही मेजर कर पा रहे हो तो ब्रीथ तो इसकी भी होगी, भले बहुत कम हो, भले बहुत कम हो, ब्रीथ तो इसकी भी होगी, लेकिन हमें इसे ब्रीथ नहीं मानना है। हमें इसे ब्रीथ नहीं मानना है। ये दिमाग नहीं लगाना कि हम इसे सर मेजर तो कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा है, इन्होंने ऐसा कहा है कि इसकी केवल लेंथ होती है लेकिन ब्रीथ नहीं होती। ऐसा इन्होंने कहा है कि ब्रीथ लेस लेंथ होती है। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, कि एक लाइन है, इसका जो एंड होगा ना भाई, एंड पॉइंट है, वो जरूर किसी ना किसी पॉइंट पर होगा। मतलब अगर हमने कोई एक लाइन सेगमेंट या लाइन ड्रॉ की है तो इसका जो एंड होगा ना, बिल्कुल एंड वाले दोनों एंड पॉइंट पर क्या माना जाएगा? एक पॉइंट माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा भाई? पॉइंट माना जाएगा। मतलब लाइन के एंड में क्या होंगे? पॉइंट होंगे। बोला अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब ये कहा है, इसका मतलब भाई केवल इतना सा है कि एक जो लाइन होती है ना, एक जो लाइन होती है इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं। मतलब एक जो लाइन होती है वो कई सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तुम तो ये समझ लो, तुम ये समझ लो, इसमें कई सारे पॉइंट होंगे तभी तो लाइन बनी है ना भाई। बीच बीच में भी तो कई सारे पॉइंट आ जाएंगे। जो आपको स्पेस दिख रहा है इसमें भी कई सारे पॉइंट होंगे तभी तो ये लाइन बनी है। या यूं समझ लो कि लाइन में कई सारे पॉइंट होते हैं, लाइन में कई सारे पॉइंट होते हैं। लाइन कैसे बनी है? कई सारे पॉइंट्सों से मिलकर बनी है, इसका मतलब ये है। उसके ऊपर कई सारे क्या बने हैं मेरे भाई? पॉइंट बने हैं। ठीक है, अब बोलना है अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली, कि एक सरफेस होती है, जैसे ये सरफेस है, मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूँ भाई, इन दोनों, इसे भी समझा दिया, इसे भी समझा दिया, मैं इसे समझा रहा हूँ। लिखा है अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली, कि जैसे ये सरफेस है, क्या है मेरे भाई? सरफेस है। तो बोल रहे हैं इसके पास एक तो लेंथ है, ये लेंथ हो गई है, और ये क्या है? ब्रीथ है। ये क्या है? ब्रीथ है। एक तो लेंथ है और एक क्या है मेरे भाई? ब्रीथ है। इसके पास हाइट नहीं है, इसके पास हाइट नहीं है। मतलब कई जो भी सरफेस होगी ना, सरफेस होगी, उसके पास एक तो लेंथ होगी, एक ब्रीथ होगी, हाइट नहीं होगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और नहीं भी होती है, सरफेस के पास केवल क्या होती है भाई? लेंथ और ब्रीथ होती है। आगे लिखा है द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स, द एजेस ऑफ सरफेसेस आर लाइन्स। जैसे भाई हमने इस पॉइंट में समझा है ना, इस पॉइंट में समझा है कि लाइन के जो एंड पॉइंट होंगे, लाइन के जो एंड पॉइंट होंगे वो पॉइंट होंगे, लाइन के जो एंड पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? पॉइंट होंगे। लाइन के एंड पॉइंट दोनों आपस में क्या होंगे मेरे भाई? पॉइंट होंगे। ठीक है सर, अच्छा लगा। ठीक इसी तरीके से उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर सरफेस है, कोई क्या है? सरफेस है, ये हमारी पूरी भाई क्या है? सरफेस है। तो बोल रहे हैं सरफेस के जो एंड पॉइंट होंगे, सरफेस के जो एंड होंगे वो लाइन पर होंगे। मतलब इस सरफेस का एंड अगर यहाँ है, इस सरफेस का एंड यहाँ है, तो यहाँ भी लाइन होगी और यहाँ भी हमारी क्या होगी? लाइन होगी। यहाँ भी क्या होगी मेरे भाई? लाइन होगी। माफ़ करिएगा भाई, किसका फ़ोन आ रहा है? सुनिए, इतनी बात ठीक है क्या? समझ में आ गई ये बात आपको कि जैसे हमारी लाइन के एंड पॉइंट क्या होंगे? तो सर पॉइंट होंगे। लाइन के एंड पॉइंट क्या होंगे? पॉइंट होंगे। ठीक ऐसे ही सरफेस के एंड पॉइंट क्या होंगे? लाइन होगी, क्योंकि ये लाइनों से मिलकर ही तो पूरी सरफेस बनी है ना भाई। इसका मतलब यही है कि द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। एजेस का मतलब होता है किनारे, एजेस का मतलब भाई क्या होता है? किनारे। मतलब जो भी सरफेस होगी उसके किनारे पर क्या होगी? लाइन होगी। क्या होगी? लाइन। आगे लिखा है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस और ऑन इटसेल्फ। भाई जैसे उन्होंने बोला था ना अभी इस पॉइंट में बोला था हमसे कि लाइन होती है, उसमें कई सारे पॉइंट होते हैं, कई सारे पॉइंट से मिलकर क्या बनी है? पूरी लाइन बनी है। ऐसे ही मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये कई सारी लाइनों से मिलकर बनी है, कई सारी लाइनों से मिलकर ये पूरी क्या बनी है? सरफेस बनी है। कई सारी लाइनों से मिलकर क्या बनी है? सरफेस बनी है। ये समझिए कि सरफेस पर कई सारी लाइनें हैं, सरफेस पर कई सारी लाइनें हैं और उनसे मिलकर हमारी क्या बनी है भाई? मतलब लाइनों से मिलकर हमारी क्या बनी है भाई? सरफेस बनी है। क्या बनी है? सरफेस बनी है।
सभी को समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि पॉइंट ऐसा होता है जिसकी लेंथ ब्रीथ कुछ नहीं होती, लाइन ऐसी होती है जिसमें लेंथ होती है पर ब्रीथ नहीं होती, लाइन के एंड पर केवल पॉइंट होते हैं, लाइन के एंड पर केवल क्या होते हैं? पॉइंट। एक इसका मतलब ये है कि एक लाइन होती है उसमें कई सारे पॉइंट हैं, कई सारे पॉइंट उस लाइन पर बने होते हैं। इसमें बोला है कि एक सरफेस होती है उसमें केवल लेंथ और ब्रीथ होती है, केवल लेंथ और ब्रीथ होती है, हाइट नहीं होती। इधर लिखा हुआ है कि जो भी सरफेस है उसके जो एंड होंगे वो लाइन पर होंगे, सरफेस के एंड का होंगे लाइन पर, तो ये भी लाइन होगी, ये भी लाइन होगी, या इधर से एंड मानेंगे तो ये भी लाइन होगी, ये भी लाइन होगी। और लास्ट वाले में हमसे ये बोला है कि जो भी सरफेस होगी वो कई सारी लाइनों से मिलकर बनी होगी, या यूँ समझ लो कि जो सरफेस बना है वो कई सारी लाइनों से मिलकर बना है, कई सारी लाइनों से मिलकर बना है। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं। अब सुनते जाइए भाई। देखिए लिखा हुआ है कि सम ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स नॉट इन हिज ऑर्डर आर गिवन बिलो। एक्सियोम्स होती हैं कुछ, एक्सियोम्स होती हैं और कुछ होती हैं भाई पोस्टुलेट्स। कुछ तो होती हैं एक्सियोम्स और कुछ क्या होती हैं मेरे भाई? पोस्टुलेट्स होती हैं। आप कुछ यूँ समझिए कि जो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स में अंतर क्या होता है कि एक्सियोम्स किसी भी दुनिया का कोई भी काम हो वहाँ पर ये वर्क करेंगी। एक्सियोम्स जो होती हैं ना वो मैथ्स की कोई भी ब्रांच हो, मैथ्स में कहीं पर भी हो ये अप्लाई होगी। लेकिन जो पोस्टुलेट्स होती हैं ना क्या होती हैं उन पे चर्चा करेंगे आगे। अभी आपको एक झलक दिखा देता हूँ, इसमें आपको पोस्टुलेट्स लिखी हुई मिलेगी। ये जो लिखी हुई है इन सभी का मतलब भी समझाऊंगा, सभी को एक्सप्लेन भी करूंगा। जो जैसे ये फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, मतलब हमें 5 तो भाई पोस्टुलेट समझना है, 5 तो हमें क्या समझना है? पोस्टुलेट समझना है। और हमारे लिए 7 क्या समझना है भाई? एक्सियोम्स समझना है। 7 क्या समझना है? एक्सियोम्स। एक्सियोम्स की बात चर्चा करें तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स में अंतर क्या होता है कि एक्सियोम्स मैथ्स की हर एक ब्रांच पर अप्लाई होंगी, एक्सियोम्स मैथ्स की हर एक ब्रांच पर अप्लाई होंगी, जबकि हमारी जो पोस्टुलेट्स होंगी, कहाँ गई भाई? जबकि हमारी जो पोस्टुलेट्स होंगी वो केवल ज्योमेट्री पर होंगी। वो केवल किस पर होंगी मेरे भाई? ज्योमेट्री पर होंगी। पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स में अंतर समझ में आया? अच्छा, ये रटने की बात नहीं है कि पोस्टुलेट्स केवल ज्योमेट्री में अप्लाई होंगी और एक्सियोम्स हर जगह अप्लाई होंगी। अभी के अभी आप ही बताने वाले हैं कि ये हर जगह होंगी अप्लाई या केवल ज्योमेट्री में होंगी। तो भाई पहले एक्सियोम्स के बारे में चर्चा करते हैं, क्या होती हैं। देखिए क्या है एक्सियोम्स में बोला है भाई, मैं आपको ना ऐसे एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको हंसी आने वाली है, इसलिए मैं आपको कहीं और ले चलता हूँ। केवल हंसाना नहीं है, पढ़ाना है मुझे। सुनिए, सुनते जाइए क्या लिखा है कि एक्सियोम से लिखा है, फर्स्ट में लिखा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको यहाँ ले चलना है, फिर आपको हंसी आने वाली। अभी अगर समझ में भी नहीं आया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो आप अभी हंसने वाले हैं, नहीं आया होगा तो फिर तो हंसने वाले हैं ही। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर हमारे सामने मानकर चलिए एक कौन है, कोई राम नाम का व्यक्ति है। कौन है मेरे भाई? राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है। ये बराबर है हमारे किसके? श्याम के। ये जो व्यक्ति है ये हमारे बराबर किसके हैं? श्याम के। ये जो राम है ये किसके बराबर? श्याम के, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं। ये जो राम है ना मेरे भाई, ये जो राम है ये हमारे घनश्याम के भी बराबर है। सुनिएगा ध्यान से, ये जो राम है ये घनश्याम के भी बराबर है। एक व्यक्ति 2 के बराबर तो हो ही सकता है ना मेरे भाई, एक व्यक्ति 2 के बराबर तो हो ही सकता है, उसमें ऐसा क्या है। ये हमारा जो राम है ये श्याम के बराबर तो है ही, ये राम घनश्याम के बराबर भी है। ऐसा हो ही सकता है, जैसा मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड अभिषेक है, मैं उसके बराबर हूँ। एक मेरा भाई है अरविंद, मैं उसके भी बराबर हूँ। मतलब मैं अभिषेक के भी बराबर हूँ और मैं अरविंद के भी बराबर हूँ। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक व्यक्ति 2 लोगों के बराबर हो ही सकता है, हजारों के बराबर हो सकता है। अब इन्होंने क्या कहा कि राम अगर श्याम के बराबर है और राम घनश्याम के भी बराबर है, तो उन्होंने कहा है कि श्याम और घनश्याम भी आपस में बराबर होंगे, श्याम और घनश्याम भी आपस में बराबर होंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये हमारा 12 वर्ष का है तो अगर ये 12 का है तो सर श्याम भी 12 का होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये तो 12 का रहेगा ही, क्योंकि सर राम की बात चल रही है। चूंकि राम हमारा घनश्याम के ही बराबर है तो घनश्याम भी आपस में, घनश्याम भी कितने वर्ष का होगा सर? 12 वर्ष का होगा।
तो घनश्याम और घनश्याम भी तो आपस में बराबर ही होंगे, श्याम और घनश्याम भी तो आपस में बराबर होंगे, यही कहा है। फर्स्ट वाली लाइन का मतलब भाई यही है। सर आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, कौन सी बात हुई, बिल्कुल यही लिखा है, थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल, कि जो चीज़ें बराबर हैं, जो चीज़ें बराबर हैं टू द सेम थिंग, जो चीज़ें किसी के बराबर हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, कि जो चीज़ें किसी बराबर के बराबर हैं, मतलब कुछ यूँ समझिए जैसे हमारा श्याम राम के भी बराबर था और घनश्याम भी राम के बराबर था, श्याम भी राम के बराबर था और घनश्याम भी राम के बराबर था, मतलब सेम थिंग बोल रहे हैं ना, थिंग्स विच आर इक्वल, जो बराबर हैं किसके, सेम थिंग के। तो यहाँ पर सेम थिंग कौन थी, राम थी, राम था, मतलब घनश्याम भी राम के बराबर था और श्याम भी राम के बराबर थे। तो किसी सेम चीज के दो चीजें बराबर होंगी तो बोल रहे हैं कि वो इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू वन अनदर, कि वो आपस में भी बराबर होंगी, आपस में भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। सर इतनी छोटी सी बात हमें बिल्कुल एक बार में समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। आगे लिखा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। सॉरी भाई, फर्स्ट के बाद सेकंड को भी एक्सप्लेन कर दिया था पर वीडियो रुक गई थी, फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट तो मैंने आपको समझा दिया था जो कि उस वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, मैंने देख लिया। भाई आगे क्या लिखा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब के लिए समझ लीजिएगा आप। देखिए भाई क्या है, हमने क्या किया, जैसे मानकर चलिए यहाँ 4 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 4, जो किसके इक्वल होता है, 2 × 2 के इक्वल होता है। सर ये दोनों इक्वल हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इक्वल्स आर एडेड, मतलब इधर अगर मैं मानकर चलिए 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये भी तो इसके इक्वल है, तो मैंने इधर 1 ऐड कर दिया, तो ये 4 और 1 कितना होगा या 5। ये तो सर 2 जब 4 था ही, 4 में 1 ऐड होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब ये तब भी इक्वल रहेगा। अगर मैं 1 के बजाय भाई इधर कितना ऐड करता, 2 ऐड करता, तो 2 ही मुझे इधर ऐड करना है। तो सर अभी ये तो हमारा 4 और 2 कितना हो जाता, 6, और इधर भी भाई 2 जब 4 था और ये 2 ऐड होने के बाद कितना हो जाता, 6। सर ये क्या समझा रहे हो, और देख लो भाई इधर 9 है और ये भी किसके इक्वल है, 9 के। मैंने इधर 5 ऐड किया और 5 ही इधर ऐड किया, तो ये अभी भी तो भाई 14 है और ये भी कितना है, 14 है। मतलब ये पहले इक्वल थे, पहले क्या थे मेरे भाई, इक्वल थे, और इनमें मैंने इक्वल ऐड किया। इक्वल ऐड करने का मतलब ये हुआ कि इधर 2 ऐड कर रहा हूँ तो 2 ही ऐड इधर करूँ, इधर 5 ऐड कर रहा हूँ तो 5 ही ऐड इधर करूँ। इक्वल ऐड करने का मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों तरफ बराबर ऐड करेंगे। तो बराबर ऐड करेंगे, जैसे मैंने 10 ऐड किया और 10 ही ऐड इधर किया, तो मैंने इक्वल थे, इक्वल इक्वल और ऐड कर दिया, तो अभी भी तो इक्वल इक्वल ही होगा ना, अभी भी इक्वल इक्वल होगा। ऐसे ही इन्होंने कह रखा है हमसे, यही बोला है कि इफ इक्वल्स आर एडेड, कि इक्वल ऐड किया जाए। इक्वल ऐड करने का मतलब 5 इधर ऐड किया तो 5 ही इधर करो, 7 इधर किया तो 7 ही इधर करो। एडेड टू इक्वल्स, किस में ऐड करना है, इक्वल में, मतलब 9 बराबर थे तो ही ऐड कर सकते हो, 14 बराबर है तो ही ऐड कर सकते हो। तो बोल रहे हैं कि इक्वल में अगर हम इक्वल इक्वल ऐड करें तो जो होल आएगा, मतलब जो आंसर आएगा हमारा टोटल आएगा, वो भी कैसा आएगा, इक्वल आएगा। कैसा आएगा मेरे भाई, इक्वल आएगा। आ गई होगी बात समझ में आपको, ये भी आ गई होगी भाई। अगर फर्स्ट सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया तो थर्ड तो आ ही गया होगा। लिखा है जैसे आपने यहाँ ऐड किया था ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, कि किसी जो इक्वल होगी, यही समझ लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारे पास मानकर चलिए यहाँ पर 7 है और 7 ही इधर है, सर ये दोनों तो बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो वही तो बोल रहे हैं वो कि इक्वल में से हमें इक्वल इक्वल सब्ट्रैक्ट करना है, कि 7 यहाँ है तो 7 ही यहाँ इक्वल हो गया। इसमें से हमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या माइनस करना है मेरे भाई, इक्वल माइनस करना है। इक्वल माइनस करने का मतलब 1 इधर माइनस करोगे तो 1 ही इधर करो, 2 इधर माइनस करोगे तो 2 ही इधर करो, 3 इधर माइनस करोगे तो 3 ही इधर करो। इधर भी 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, इधर भी 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, तो जी अब भी तो इक्वल रहेगा। इसमें कौन सी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बातें होती हैं। मुझे पता है कि ये तो आपको पहले से ही आता है, लेकिन भाई उन्होंने बताई है तो पढ़नी होगी, उन्होंने बताई हैं तो पढ़नी होगी। इसमें क्या बता दिया कि बराबर, दो चीज़ें बराबर हैं तीसरी के, तो वो आपस में बराबर होंगी। ये भी हमारे कैसे बराबर बराबर ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा, और ये हमारे बराबर बराबर माइनस करेंगे तब भी बराबर होगा। भाई फोर्थ वाला देखिए, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू। इधर देखिए भाई क्या है, देख लीजिए क्या है। देखिए जैसे मैंने आपके सामने भाई ये लाइन बनाई, मैंने आपके सामने,
इसके ऊपर मुझे एक और लाइन बनाना है। इसके ऊपर मुझे कैसी लाइन बनाना है भाई, एक लाइन और बनाना है। ये लाइन बनी हुई है, इसी पर मुझे एक लाइन और बनाना है। आपको वो लाइन दिखाई दे रही है कि मेरे भाई? आप बोलेंगे सर उसी पर पूरी तरह से बना दिया आपने, उसी पर आपने क्या किया, पूरी तरह से बना दिया। बताओ हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, आपने उसी पर पूरी तरीके से बना दिया। मैं आपसे बोल रहा हूँ इसे रखने के साथ ही पिछली लाइन हमारी ढक जाती है, ढक जाती है, बोलो हाँ या ना? और इसे हटा रहे हैं तो ये डबल लाइन है। मैं बोल रहा हूँ कि इस पर अगर हमने पूरी तरह से इस लाइन से हमने इसे ढक दिया तो पहले वाली लाइन दिखना बंद हो जाती है, पहले वाली लाइन दिखना बंद हो जाती है। इसका मतलब ये इसकी कोइंसाइड है, ये लाइन मेरे भाई कैसी है, कोइंसाइड है। कोइंसाइड मतलब उस पर पूरी तरह से ढक जाना, ओवरलैप कर जाना। क्या कर जाना मेरे भाई, ओवरलैप कर जाना। तो बोल रहे हैं कि अगर किसी ने किसी को ओवरलैप कर लिया पूरी तरह से, वो इसकी कोइंसाइड है, तो आपस में बराबर होगी। क्या बोल रहे हैं भाई, वो आपस में बराबर होगी। अरे बराबर तो होगी ना मेरे भाई, जब उसे पूरी तरह से ढकेगा तो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा उन्होंने उसमें बोल रखा है, बस यही है और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा टाइम इसमें देना बेवकूफ़ी होगी। आ गई होगी बात आपको ये समझ में, ये बात समझ में आ गई होगी कि थिंग्स विच कोइंसाइड, क्या लिखा है मेरे भाई, कोइंसाइड विद वन अनदर, कि अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। भाई कोइंसाइड का मतलब ये नहीं है कि ये छोटी लाइन है, अगर मैं इस पर बड़ी लाइन बनाऊंगा तो छोटी को ढक लिया तो भी ये आपस में बराबर होंगी। सर पहले वाली तो छोटी थी, ये बड़ी थी, तो ये बराबर कैसे होगी? ऐसा नहीं, एक दूसरे को ढकना चाहिए। मतलब जो पहले वाली लाइन बनी है वो भी ऊपर वाली को ढके और ऊपर वाली अंदर वाली को ढके, मतलब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढकना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी पर अगर बड़ी बना रहे हो तो बड़ी तो ढक ही लेगी, तो सर ये बराबर तो है ही नहीं, पहले छोटी थी अब बड़ी थी, ऐसी बातें नहीं करना है हमें। ढकने का मतलब दोनों एक दूसरे को ढकें, दोनों एक दूसरे को ढकें। आ गई होगी बात समझ में भाई। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो होल होता है वो हमेशा भाई बड़ा होता है किससे, पार्ट से। किससे बड़ा होता है, पार्ट से। बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो आप बोलेंगे सर इसे ना कभी जीवन में समझने की जरूरत नहीं थी, तब भी हमें पहले से ही पता था। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, मानकर चलिए आपके पास एक कोई रोटी है, क्या है मेरे भाई, आपके पास एक रोटी है, कुछ भी हो सकता है उसमें, ऐसा क्या है सर रोटी ऐसे कलर की कब होती है? अरे छोड़ो आप, आपके पास जो भी है भाई, ये आपके पास जो भी है, आपके पास ये समझ सकते हैं केक है। क्या है मेरे भाई, केक है। मैं ये बोल रहा हूँ आप किसी को भी इसमें से कितना ही छोटा हिस्सा दे दो या कितना ही बड़ा हिस्सा दे दो, कितना ही छोटा हिस्सा दे दो या कितना ही बड़ा हिस्सा दे दो, आप ये बोलोगे कि सर मैं तो ना बहुत बड़ा हिस्सा दूंगी या दूंगा, मैं ना किसी को बहुत बड़ा हिस्सा दूंगी या दूंगा। सर ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये वाला जिसे मैंने ड्रॉ किया है, ये इतना बड़ा हिस्सा मैंने किसी को दे दिया, इतना बड़ा हिस्सा मैंने किसी को दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो बड़ा हिस्सा आपने दिया है ना मेरे भाई, ये जो बड़ा हिस्सा आपने दिया है, नोट रखिएगा, बड़ा हिस्सा जो आपने दिया है, ये जो आपने बड़ा हिस्सा दे दिया, ये जो आपने बड़ा हिस्सा दे दिया मतलब आपके पास छोटा हिस्सा नहीं बचा। बड़ा हिस्सा आपने दे दिया तो छोटा हिस्सा आपके पास बचा है क्या? सर छोटा हिस्सा नहीं बचा, मैंने इतना बड़ा हिस्सा दे दिया, इतना बड़ा हिस्सा मैंने किसी को दे दिया, और छोटा हिस्सा कहाँ रखा है? हमारे पास रखा है। कहाँ रखा है मेरे भाई? पास रखा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो बड़े से बड़ा पार्ट है ये भी पूरे से तो छोटा ही है ना। ये जो टोटल है हमारे पास होल है भाई, जो पूरा कंप्लीट होता है उसे क्या कहते हैं? होल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? होल कहते हैं, होल है। और ये क्या है? पार्ट है। ये क्या है? पार्ट है। भाई पार्ट कितना ही बड़ा हो, जो पूरा है हमारे पास टोटल है उससे तो छोटा ही रहेगा ना, उससे तो छोटा ही रहेगा। पार्ट आपका बिल्कुल छोटा सा भी हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में इस पूरी वैल्यू से, होल से तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, होल से कभी बड़ा नहीं हो सकता। सर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो टोटल होगा वो पार्ट से तो बड़ा ही होगा, टोटल होगा वो पार्ट से तो बड़ा ही होगा। और पार्ट तो उसे कह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो उसी का हिस्सा है, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। बस इसी बात को इन्होंने बोल रखा है। क्या बोल रखा है मेरे भाई? क्या बोल रखा है इन्होंने? कि द होल इज ग्रेटर देन, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, के पार्ट से होल हमारा कैसा होता है? ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। ग्रेटर होता है मतलब कैसा होता है? बड़ा होता है। तो भाई होल तो हमारा कैसा रहेगा? बड़ा ही रहेगा। होल तो हमेशा कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो अरे हाँ या ना। अगली बात समझ में, थिंग्स विच आर डबल
द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। भाई इसमें क्या है, जैसे आपने सेकंड और थर्ड में प्लस माइनस किया था बराबर बराबर, इधर भी 9 था इधर भी 9 था, तो आपने इधर 3 ऐड किया इधर भी 3 ऐड कर दिया, इधर 2 ऐड किया इधर भी 2 ऐड कर दिया। फिर उसके नेक्स्ट में देखा था इधर से 1 माइनस किया तो इधर से ही 1 माइनस कर दिया, क्योंकि इक्वल इक्वल माइनस करना था। अब बोल रहे हैं कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, कि अगर कोई नंबर है किसका है भाई, इक्वल का, कैसा है, सॉरी माफ कीजिएगा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि जो सेम थिंग है ना, जैसे 9 इधर है 9 इधर है, 9 इधर है 9 इधर है, तो बोल रहे हैं कि इसका डबल भी आपस में बराबर होगा। तो 9 में डबल 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 18, तो इसका भी जो डबल आएगा ना वो इसके बराबर आएगा। ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, ये तो हम पहले से ही पता। अरे सर सेम चीज़ें होंगी और उनका डबल होगा तो वो भी तो आपस में बराबर ही होगा ना, लेकिन उन्होंने बोल रखा है तो समझेंगे भाई, बोल रखा है तो हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो 6 भी समझ में आ गया होगा। यही बोला है कि जैसे 9, एक बार और समझ लो सर, इधर 4 है इधर भी 4 है, तो ये तो सेम चीज़ हो गई, 4 ही इधर है 4 ही इधर है। बोल रहे हैं इनका डबल भी बराबर होगा। कितनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने, माय गॉड, कितनी बड़ी बात बोल दी कि इनका डबल भी ना बराबर होगा। अरे मेरे भाई सेम चीज़ का डबल तो बराबर हो गई ना, सेम चीज़ तो डबल बराबर हो गई। यही बोल रखा है बस, और कुछ नहीं था इसमें, समझ में आ गया होगा। 7 क्या है, 7 में जो बोल रखा है कि विच आर हाफ की बात की गई है, मतलब अभी जो आप डबल कर रहे थे ना वो उसका आधा करना है। अभी आप डबल कर रहे थे, अब क्या करना है, आधा, तो कि आधा भी बराबर होगा। जी कौन सी बात बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे सीखा है हमने सुनिए भाई, देखिए इधर 12 है और इधर भी मेरे भाई क्या है 12 है, इधर भी 12 है और इधर भी मेरे भाई क्या है 12 है। बोल रहे हैं कि अगर ये सेम है ना, अगर ये सेम है तो इनके आधे आधे होंगे, हाफ होंगे, वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्या बात है, क्या बात है कि 12 है, 12 का आधा कितना होगा सर 6, तो इधर भी इसका जो आधा होगा ना वो भी ये आपस में बराबर होंगे। क्या बात बोली है इन्होंने, आ गई होगी भाई बात समझ में, आपको आ गई होगी। यूक्लिड जी ने हमारे लिए इनके बारे में बताया था। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये एक्सियोम्स, अच्छा आप एक बात बताइए, ये केवल ज्योमेट्री में रिलेट करेंगे क्या, नहीं सर ये तो हर जगह रिलेट करेंगे, हर जगह ही तो रिलेट करेंगे। ज्योमेट्री का कब होगा, जब हम लेंथ मेज़र करेंगे, ब्रीथ करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, ऐसे समय पे हमारा मेरे भाई क्या होता है, ऐसे समय पर मेरे भाई क्या होता है, हमारे लिए मतलब ज्योमेट्री का रिलेट करना होता है, जब हमें फाइंड करना हो कैसी कैसी चीज़ें, जब लेंथ ब्रीथ एरिया वगैरह फाइंड करना हो तब हमें करना होता है। अदरवाइज हमारे सामने जो भी चीज़ें होंगी ना वहाँ पर भी ये वर्क करेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है था कि शायद कॉल आ रहा है। देखिए भाई आगे की बात सुनिए कि ये चीज़ें ना हर जगह अप्लाई होंगी। जैसे एक एप्पल, माफ़ करिएगा भाई कॉल तो नहीं आया था पर वीडियो जरूर रुक गई थी, मुझे ठीक लग रहा था कि वीडियो सुनिए अगर मैंने आपको बता दिया था ये बता रहा था ना मैं आपको अरे ये भी समझा दिया था। सुनिए मैं आपको बता रहा था भाई कि ये जो भी एक्सियोम्स होती हैं ना वो हर जगह अप्लाई होगी। जरूरी नहीं कि ज्योमेट्री में ही अप्लाई हो। जैसे कोई एक एप्पल है, अगर हमारे सामने कोई सेब है और वो मानकर एक हमारे सामने भाई क्या है, एक एप्पल है और मानकर चलिए ये 100 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का। और एक और कोई एप्पल है वो भी 100 ग्राम का है, तो उन दोनों के जो हाफ होंगे 50-50 ग्राम वो भी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो एक्सियोम्स हर जगह अप्लाई होंगी। इतना ही बता रहा था। पोस्टुलेट्स हमारी, माफ़ कीजिएगा भाई ये थी एक्सियोम्स, वो तो डेफिनेशंस थी ना, ठीक कोई बात नहीं। सुनिए आगे सुनिएगा भाई, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा भाई। सुनिए पोस्टुलेट में क्या है समझते जाइए। 5 पोस्टुलेट ने हमें सभी को समझना है। का स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन टू एनी अदर पॉइंट, कि भाई एक पॉइंट हो, इसका मतलब क्या वो समझ लीजिए। जैसे एक पॉइंट है, क्या हो क्या रहा है भाई सुनिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मिली नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाओगे तो एक सीधी लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी। अच्छा पॉइंट ऐसे ना हो करके ऐसे पॉइंट हो तो भी उनकी लाइन कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। कैसी बनेगी मेरे भाई, सीधी बनेगी। बिल्कुल सही बात है। अब पॉइंट तो कहीं पर भी बना लो, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, लेकिन लाइन तो हमारी कैसी बनने वाली है, सीधी बनने वाली है। कैसी बनने वाली है, सीधी। ऐसा इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में कहा था। क्या कहा था, पोस्टुलेट में कहा था। आगे भाई क्या है
कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। आप कुछ यूँ समझ लो कि जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आप इससे समझने की कोशिश करिए ना, यही समझा रहा हूँ, उन्होंने बना कर तो दे रखा है, बना कर दे रखा है, इसी में समझिए कि एक पॉइंट तो भाई ये है और एक पॉइंट ये है। इससे हमने कई सारी लाइन निकाली, हर एक मतलब ये वाला जो पॉइंट था इससे हमने एक लाइन तो ये निकाली, एक लाइन ये निकाली, इससे इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं, बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल जा सकती हैं। और एक लाइन ये भी निकाली, इससे भी हमने कई सारी लाइनें निकाली, बोलो हाँ या ना, इससे भी हमने कई सारी लाइनें निकाली। लेकिन भाई एक लाइन कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने एक लाइन थी जो दोनों पॉइंटों से होकर गुजर रही थी। हमारे सामने इतनी सारी लाइनों में से केवल और केवल एक लाइन ऐसी थी जो दोनों पॉइंट से होकर गुजर रही थी, दोनों पॉइंट से होकर गुजर रही थी। तो भाई यही उन्होंने बोला है कि पॉइंट, हर एक पॉइंट से भाई इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। जैसे इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। लेकिन अगर दो पॉइंट हैं तो इन दोनों में जो कॉमन मतलब ऐसी लाइन होगी जो दोनों पॉइंटों से होकर जा रही होगी, वो तो केवल और केवल यूनिक लाइन होगी। कैसी लाइन होगी मेरे भाई? यूनिक लाइन होगी, मतलब कि केवल और केवल एक लाइन होगी, उसके जैसी कोई लाइन नहीं होगी, ऐसा इसमें कह रखा है और हमें दिखाई भी दे रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट समझिए क्या है भाई कि टर्मिनेटेड लाइन कैसे कहते हैं? शांत लाइन को, जो आगे एक्सटेंड ना करे, ऐसी शांत लाइन है। बोल रहे हैं कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, कि ये जो टर्मिनेटेड लाइन है ना, इसे हम इंडेफिनेटली आगे तक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। सही बात है, एक जो टर्मिनेटेड लाइन है इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं भाई? आगे तक बढ़ा सकते हैं। आ गई होगी बात समझ में। ये जो टर्मिनेटेड लाइन है ना भाई, टर्मिनेटेड लाइन, इस टर्मिनेटेड लाइन को अब पुराने टाइम पर टर्मिनेटेड लाइन कहते थे हम, टर्मिनेटेड लाइन कहते थे, उसी को अब हम कहने लगे हैं लाइन सेगमेंट। उसी को क्या कहने लगे भाई? लाइन सेगमेंट कहने लगे, ये याद रख लेना। बोल रहे हैं टर्मिनेटेड लाइन को हम क्या कर सकते हैं? इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ये सेकंड पोस्टुलेट्स में इतना ही कहना था, इतना ही कहा था, इसमें समझाने वाली बातें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। भाई मैंने फर्स्ट समझा दिया आपको, सेकंड समझा दिया, थर्ड देखिए। बोल रहे हैं अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आपको पता होगा कि ये सर्कल होता है, सर्कल के बीचों बीच में जो पॉइंट होता है उसे सेंटर कहते हैं, और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। आपके पास कंपास होगा जिसमें हम पेंसिल को रखते हैं भाई। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को सेंटर मान लो, मेरा मन किया मैं इस पॉइंट को सेंटर मान लूँ, मेरा मन किया इस पॉइंट को सेंटर मान लूँ, मेरा मन किया इस पॉइंट को सेंटर मान लूँ, मेरा मन अभी फिलहाल में इस पॉइंट को सेंटर बनाने का कर रहा है, मैंने ये बना लिया, इस पॉइंट को सेंटर बनाने का कर रहा है, मैंने बना लिया। बोल रहे हैं रेडियस आपका मन हो उतनी ले सकते हैं, मतलब कि हमारा मन हो उसे सेंटर मान सकते हैं, मन हो उतनी रेडियस ले सकते हैं। मानकर चलिए रेडियस ले लिया मैंने कितनी? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, मानकर चलिए भाई कंपास से रेडियस में कितनी ले लिए? 8 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, इससे मैं भाई क्या कर सकता हूँ? सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। भाई एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनेगा, कंपास थोड़ी ना है, मेरा हाथ है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे एक सर्कल बना सकते हैं। सर अगर हम इसे नहीं लेते तो सेंटर हम इसे मान लेते और हम छोटी ले सकते थे, तब भी हमारा सर्कल बन जाता, तो बिल्कुल बन जाता। ऐसे ही इन्होंने कहा है। बस ये बात, ये हमारी पोस्टुलेट हमारी थर्ड कंप्लीट हो गई है, हाँ भाई यही बोला है कि किसी भी पॉइंट को सेंटर मान लो और कितनी भी रेडियस ले लो, इससे हमारा सर्कल बन जाता है। तो ये बात सही है, आपको आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फोर्थ पोस्टुलेट देखिए भाई, फोर्थ पोस्टुलेट देखिए, फोर्थ का कहना क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू 1 एनादर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। इन्होंने ये बोल रखा है कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं ना, राइट एंगल क्या होते हैं मेरे भाई? राइट एंगल होते हैं ना, जितने भी राइट एंगल होते हैं। सर राइट एंगल तो वो होते हैं ना जो परफेक्ट एल बनता है 90 डिग्री का, बिल्कुल ठीक है। तो ये राइट एंगल है, बिल्कुल सही है। ये भी राइट एंगल है क्या सर? ये भी राइट एंगल है। ये भी राइट एंगल है क्या? बिल्कुल राइट एंगल है। सर जब परफेक्ट एल बनता है ना तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसी को राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री का ही दूसरा नाम क्या होता है? राइट एंगल। 90 डिग्री का ही दूसरा नाम मेरे भाई क्या होता है? राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है भाई।
तो इन्होंने क्या बोला है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एन अदर, कि जितने भी राइट एंगल है ना, ये और कहीं पर भी राइट एंगल कैसा ही बन जाए वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये कौन सी बात हुई भाई, जब सारे ही 90 के हैं तो बराबर तो होंगे ही ना, बराबर तो होंगे ही भाई। ये समझने की चीज़ नहीं थी, बस लिखा है तो मैंने बता दिया। 5th नंबर की आपको समझ में आ गई होगी कि इन्होंने क्या कहा है, 4th नंबर पर इन्होंने क्या कहा है कि सभी राइट एंगल आपस में बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो वो मैंने आपको समझा दिया, बराबर तो होंगे ही जब सारे 90 के हैं भाई। अब आगे लिखा हुआ है, इसे समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर। इससे पहले ना मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिए, फिर आपको ये एक बार में समझ में जाएगा, एक बार में समझ में जाएगा मेरे लाल। देखिए सुनिए क्या है, देखिए भाई, जैसे मैंने आपके सामने ये लाइन बनाई, क्या बनाई भाई, लाइन बनाई। आपको याद होगा कि सर ये पैरेलल लाइन है, ये कैसी लाइन है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से कभी टकराएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। लेकिन अभी पैरेलल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पैरेलल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको याद हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। अभी ये पैरेलल लाइन है भाई, कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। अगर मैं इससे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर अगर मैं एक लाइन खींचूं तो आपको क्या ये याद है, क्या ये आपको याद है कि सर ये 90 है, ये भी 90 होगा, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा मेरे भाई, 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि अगर, क्या है ये, सुनिए अब आगे की बात सुनिए। जैसे मैं इस लाइन को कुछ ऐसे खींचूं तो आपको याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये एक ही साइड जो एंगल बनते हैं इन्हें को इंटीरियर एंगल कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, याद है, हमें याद है, इन्हें को इंटीरियर एंगल कहते हैं। याद है क्या? इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि पैरेलल लाइन से जब कोई ट्रांसवर्सल होकर जाती है, पैरेलल लाइन से जब कोई ट्रांसवर्सल होकर जाती है तो उसके सेम साइड में जो एंगल बनते हैं, सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपसे बोल रखा है, बोलो हाँ है ना। मानकर चलिए ये 70 डिग्री का है तो ये 110 डिग्री का हो जाएगा, तभी तो इनका सम 180 आएगा, तभी तो इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। सेम साइड का सम कितना होता है, 180। आप अगर इधर देखेंगे तो भाई इधर भी हमारा कितना होगा, 180 होगा। अब ये 110 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। माफ़ करिएगा भाई, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। याद आ रहा है क्या कि पैरेलल लाइन से जब कोई ट्रांसवर्सल जाती है तो सेम साइड में बनने वाले एंगल को इंटीरियर होते हैं और को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। बोलो हाँ है ना। क्लास 8 की चीज़ें हैं वैसा ही है, ठीक है। मैं अब आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ये 70 है, ये 110 है, ये तो ठीक है, ये 70 है, ये 110 है, ये तो ठीक है। लेकिन मैं आपसे कुछ जो पूछना चाह रहा हूँ ना, इसे मिटाने ही दीजिए। एक और बना रहा हूँ, ये लाइन है और हमारे पास एक और लाइन है, ये पैरेलल लाइन है अभी तो फ़िलहाल में, और इनसे होकर ना एक लाइन और जा रही है, इनसे होकर एक लाइन और जा रही है। तो अगर पैरेलल लाइन से होकर जा रही है सर, ये कितना होगा हमारा, को इंटीरियर एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे। बोलो हाँ या ना। अगर ये लाइन पैरेलल ना हो, मैं आपसे पूछ के रहा हूँ मेरे भाई, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये को इंटीरियर होंगे, 180 डिग्री होगा सब। इधर का भी दोनों का टोटल 180 होगा, इधर का भी दोनों का टोटल 180 होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लाइन पैरेलल रही क्या सर? अब पैरेलल नहीं रही। अब पैरेलल रही क्या? नहीं रही। सर जब पैरेलल नहीं रही तो ये एंगल भी को इंटीरियर एंगल नहीं कहलाएंगे, तो ये एंगल भी को इंटीरियर एंगल नहीं कहलाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इधर झुकी हुई है ना भाई, इधर झुकी हुई है, तो क्या इधर का भी सम 180 होगा क्या? सर को इंटीरियर होते, अगर ये को इंटीरियर होते
तो इनका सम 180 होता है, ये बात तय है। तो इनका सम 180 होता, 180 डिग्री होता, ये बात तो सही है। लेकिन सर अब ये जो हट गई है, अब ये लाइन जो पैरेलल नहीं रही है, तो 180 नहीं रहेगा। तो मैं आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ कितना रहेगा, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये पूछ रहा हूँ ये 180 से कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। इधर वाले दोनों का सम अगर ये x है और ये अगर y है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x प्लस जो y रहेगा वो हमारा बराबर रहेगा 180 के, या कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। तो आप कहेंगे सर ये 180 से कम रहेगा। कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि जैसे ये भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर मैं इन दोनों आर्म्स को एक दूसरे के नज़दीक लाऊंगा, एक दूसरे के नज़दीक लाऊंगा तो एंगल छोटा होता जाएगा। दोनों के नज़दीक लाऊंगा तो एंगल छोटा होगा, और दोनों से एक दूसरे को दूर ले जाऊंगा तो एंगल बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा। मैं इस लाइन को मैंने इधर झुकाया है, ये लाइन पहले सीधी थी, ये लाइन मेरे भाई कैसी थी? सीधी थी, बोलो हाँ या ना। ये लाइन कैसी थी? सीधी थी। क्या हो गया भाई? ये लाइन कैसी थी? बिल्कुल ऐसी सीधी थी, 180 डिग्री पर थी, बोलो हाँ या ना। लेकिन इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो इस लाइन के तो ये नज़दीक आती जा रही है, नज़दीक आती जा रही है, और अगर ये नज़दीक आएगी तो सर ये एंगल छोटा होगा, नज़दीक आएगी तो ये एंगल छोटा होगा। अच्छा, ऊपर वाली तो उतनी ही है ना, ऊपर वाली में तो कोई बदलाव किए ही नहीं। तो सर 180 पहले था और अब इसे और झुका दिया, तो जो भी हो, लेकिन 180 से तो हमारा कैसा होगा? 180 से तो हमारा कैसा होगा? छोटा होगा। 180 से तो कैसा होगा? छोटा होगा। सर जब हमने इसे झुकाया ना, जब हमने इसे झुकाया, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, जब हमने इसे इधर झुकाया तो सर साथ में इसे जब हम नज़दीक ले गए हैं, तो ये वाला हिस्सा इस लाइन से इधर वाले एंगल को अगर मैं देखूं, इधर वाले एंगल को अगर मैं देखूं, तो ये एंगल पहले की तुलना में सर बड़ा है, पहले की तुलना में कैसा हुआ है? बड़ा है। कैसा हुआ है मेरे भाई? बड़ा है, पहले की तुलना में तो ये बड़ा है। इसका मतलब सर ये 180 से कम हुए हैं इधर वाले एंगल, लेकिन ये 180 से ज़्यादा हुए हैं, ये वाले 180 से ज़्यादा हुए हैं। ये बात समझ में आई क्या भाई? ये बात समझ में आई क्या? आ गई होगी, नहीं भी आई तो अब देखिएगा। ये लाइन है भाई, ये लाइनें हैं, ये पैरेलल होंगी तब तो दोनों तरफ 180 होगा, तब तो दोनों तरफ 180 होगा, तब तो कोई बात है ही नहीं। अगर ये पैरेलल नहीं है, अगर अभी तो भाई इधर का भी, इधर के भी दोनों जो एंगल होंगे हमारे, इनका भी दोनों का सम 180 होगा, और इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। लेकिन अभी की बात नहीं चल रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हमें से क्या कर रहे हैं भाई? झुका रहे हैं वापस से क्या कर रहे हैं मेरे भाई? झुका रहे हैं इधर। आपसे कह केवल इतना रहा हूँ भाई कि ये इधर वाले जिस ओर झुकेगी, 180 से ये कम होगा, 180 से हमेशा मेरे भाई क्या होगा? कम होगा। ये जो भी हमारे x प्लस वाई होंगे, ये जो x प्लस वाई होंगे वो 180 से कम होंगे। सर ये बात तो अभी समझ में आ गई, ठीक है भाई। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत टाइम ले रहा हूँ इस चीज़ के लिए, प्लीज़ समझ जाइएगा भाई। देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कभी एक दूसरे से टकराएंगी क्या? सर नहीं। सर हमने सीख ही जे रखा है कि पैरेलल लाइन का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा और ये एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो भाई ये भी पैरेलल हैं कि सर पैरेलल नहीं है? पैरेलल नहीं है मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल नहीं है मतलब इंटरसेक्ट करेंगी। कहाँ करेंगी? सर ये इधर ना आगे बढ़ेंगी और ये इधर आगे जाएंगी, तो ये इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। बोलो हाँ या ना। इस पॉइंट पर आकर क्या कर जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी। मैं भाई समझा केवल ये रहा हूँ कि जिस ओर इनका झुकाव होगा, जिस ओर इनका झुकाव होगा उधर 180 डिग्री से हमेशा कम बनेगा। ये बात सही है ना? क्योंकि जब जब साइड एक दूसरे के क्लोज आएंगी, एक दूसरे के क्लोज आएंगी तो एंगल छोटा होगा, एक दूसरे के क्लोज आएंगी तो एंगल छोटा होगा, छोटा होगा तो इधर 180 से अब कम आएगा। कितना कम आएगा वो अलग बात है, लेकिन 180 से 180 से तो कम आएगा। जिस डायरेक्शन में 180 से कम आएगा, जैसे इस साइड भाई 180 से कम आएगा, तो इसी साइड ये एक दूसरे से मिलेंगी, ये आपको याद रखना है। सर ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि इधर झुकेंगी तो इधर ही तो मिलेंगी। अच्छा इधर मिल पाएंगी क्या कभी? इधर नहीं मिल पाएंगी सर, इधर तो कभी नहीं मिल पाएंगी, इधर तो दूरी बढ़ती जाएगी उनमें, इधर दूरी बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसका उल्टा करता, अगर मेरे भाई मैं इसका उल्टा करता कि इसे इधर से झुकाने की बजाय, इधर से झुकाने की बजाय मैं इधर से झुकाता, इधर से झुकाता, अगर मैं इधर से झुकाता मेरे भाई, तो इधर 180 से ज़्यादा आता,
इधर मेरे भाई कैसा होता, 180 से ज़्यादा आता, इस साइड का तो 180 से ज़्यादा आता, बोलो हाँ या ना, सही बात है। लेकिन भाई इधर का जो सम है ना वो 180 से कैसा होता, कम होता। और अगर इधर 180 से कम होता तो ये लाइनें इस साइड मिलती, तो ये लाइनें इस साइड मिलती। इस पूरी कहानी से मैंने आपको क्या समझाया है कि जिस भी डायरेक्शन में लाइनों में झुकाव होगा, और झुकाव होने का मतलब हुआ कि 180 से कम होगा उन दोनों एंगल का सम, उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा। और अगर 180 डिग्री से कम जिस भी डायरेक्शन में होगा, अगर राइट हैंड साइड में 180 डिग्री से कम है तो लाइनें राइट हैंड साइड में मिलेंगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 180 डिग्री से कम होता, लेफ्ट हैंड साइड में 180 डिग्री से कम होता तो लाइनें लेफ्ट हैंड साइड में मिलती हैं एक दूसरे से। कैसी मिलती, एक दूसरे से मिलती। भाई इसी बात को उन्होंने 5th पोस्टुलेट्स में समझा रखा है। क्या बोला है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब भाई वही एंगल है जो कोई इंटीरियर एंगल का मतलब भाई वही है इंटीरियर एंगल का मतलब वही है अंदर वाले एंगल, ये वाले बोल रहे हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। भाई लेस देन 2 राइट एंगल लिखा है, लेस देन 2 राइट एंगल मतलब 2 राइट एंगल मतलब क्या होगा, 90 + 90। 2 राइट एंगल का मतलब क्या होगा, 90 + 90 मतलब कि 180। तो बोल रहे हैं 2 राइट एंगल से छोटा रहेगा, 2 राइट एंगल से छोटा रहेगा। भाई 2 राइट एंगल से छोटा बोलूँ या 180 से छोटा बोलूँ, एक ही बात है, एक ही बात है, समझ में आ गई होगी बात कि लेस देन 2 राइट एंगल देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स। तो वो जो दो स्ट्रेट लाइन है, 2 सीधी लाइनें हैं, इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, अगर उन्हें आगे बढ़ाया जाए इंडेफिनेटली, आगे कहीं तक भी बढ़ाया जाए, तो मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल, कि ये उसी साइड में मिलेंगी, उसी साइड में मेरे भाई क्या करेंगी, मीट मतलब मिलेंगी ऑन दैट साइड। कौन सी साइड, उसी साइड मिलेंगी जिस साइड उनका सम कैसा है मेरे भाई, उनका सम कैसा है 2 राइट एंगल से। उनका सम मेरे भाई क्या लिखा है कि 2 राइट एंगल से कम है, उसी साइड मिलेंगी जिधर उनका सम कहाँ है, 2 राइट एंगल से कम है, 2 राइट एंगल से मेरे भाई क्या है, कम है, उसी साइड मिलेंगी, जो मैंने आपको पहले पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा सारा इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।